रमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मंजरी का कोई पता ही नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर फोन भी ट्राई कर लिया, पर मंजरी ने तो फोन उठाया तक नहीं। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधवी जी के कराने की आवाज आई, तो अंदर कमरे में आकर देखा। माँ उदास सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने रमन की तरफ देखा। ये देखकर रमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मंजरी भी थोड़ी देर में आती ही होगी। आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर मंजरी को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी, तुम आज भी लेट आई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भैया जी क्या बताए, कितनी ही कोशिश कर लो पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाता है, कहकर मंजरी अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा दिया। इधर रमन अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साक्षी ने अपना टिफिन पैक किया और स्कूल के लिए रवाना हो गई। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कर क्या सकता था। आखिरकार उसने मंजरी के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में लाकर रख दिया और फिर मंजरी को आवाज दे दी, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। तब मंजरी बाहर आई तो रमन ने पूछा, माँ ठीक है? सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। रमन ने सवाल किया तो मंजरी ने कहा, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी। शायद इसलिए वो आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था? लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ खाया पिया नहीं है। टेबल पर सब सामान यूं ही रखा हुआ है। सुनकर रमन को अपनी पत्नी साक्षी पर बहुत गुस्सा आया। कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती तब भी ऐसा ही करती। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को कह नहीं पा रही, तो कम से कम बहू होने के नाते ही पूछ लेती। पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी हुई है। सचमुच भैया जी आपको नहीं पता कि भाभी जी के मन में क्या है? मंजरी के सवाल से रमन हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। रमन वहीं बैठ गया और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधवी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में घूमने लगी, जब साक्षी उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में माँ माधवी जी, ननद वैष्णवी और रमन ही थे। साक्षी के आने के बाद अब 4 लोगों का छोटा सा परिवार था, पर पता नहीं क्यों माधवी जी साक्षी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती थी। उन्हें लगता था कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साक्षी छीन न ले। बस इसी कारण हर चीज में मीन मेक निकालना उनकी आदत हो चुकी थी। रमन अपनी माँ पर ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए वो भी साक्षी को 2 बातें सुना देता था। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साक्षी को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने साक्षी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो साक्षी ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है? वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं, तो धोती कैसे? बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और रमन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया तेरी पत्नी की नजर में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को मुझे घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। रमन ने भी आव देखा ना ताव सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। साक्षी आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने अपने कमरे में चली गई। साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी। छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने यह कहकर साथ नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। माधवी जी को जब ये पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले, तो उनके तानों की बौछार और भी ज्यादा तेज हो गई। वक्त यूं ही बीत रहा था। साक्षी माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन रमन, माधवी जी, वैष्णवी सभी घर में थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफी बनाकर लाने को कहा। साक्षी कॉफी बनाकर ला ही रही थी कि इतने में अपने कमरे में तेजी से निकलते हुए वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर माधवी जी और रमन कमरे में से दौड़े चले आए।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि साक्षी अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर से चोट लगी और दर्द के मारे वो झटपटाने लगी। रमन तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर साक्षी को झटपटाते देखकर रमन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला साक्षी का मिसकैरेज ही हो गया। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने तो साफ मना कर दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जा। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साक्षी के साथ आखिर हुआ क्या था। अगर वैष्णवी के होने वाले ससुराल वालों को पता चल जाता तो बावजूद बात बिगड़ सकती थी। आखिर इज्जत का सवाल था, इसलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलाई थी। तब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी। मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी की देखभाल के लिए रखा गया था। रमन ने मंजरी को रखकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली थी। अब मंजरी ही साक्षी को संभालती थी। मंजरी माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। रमन तो ऑफिस में काम में बिजी रहता था। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद का बनाकर खा पी लेती, लेकिन साक्षी के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता था। मंजरी जब घर पर नहीं होती तब साक्षी भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। मंजरी की गैर मौजूदगी में साक्षी को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती थी, पर उसकी परेशानी किसी को नजर न आती। खैर धीरे धीरे साक्षी ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सबने मना किया, कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर साक्षी ने इस बार दिल पक्का कर लिया था। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 3 साल हो चुके थे। साक्षी दोबारा कंसीव नहीं कर पाई तो माधवी जी रमन की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई, पर साक्षी कुछ कहती भी नहीं थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो वह घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बस तब से वो बिस्तर पर थी। लोगों की तरह दोनों भाई बहन ने भी उम्मीद की थी साक्षी बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साक्षी ने तो साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी। या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं हूँ जितना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूँ। जिस तरह से साक्षी ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, रमन और वैष्णवी ही नहीं माधवी जी की भी नजरें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने तो ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर मंजरी को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि साक्षी घर से जाने से पहले रमन और माधवी जी का खाना तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो साक्षी से ये तो कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो।